हेलो स्टूडेंट्स, होप आपके लास्ट दो पेपर्स अच्छे गए होंगे। I have selected some special questions in cost accounting which I think you must go through very quickly. तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस रखा है और उसका सोल्यूशन राइट में है। Don't waste too much time, but you must surely go through these questions and if you find them difficult, try them once more because मुझे लगा कि ये क्वेश्चंस थोड़े से हटके हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं और आपको एक बार इसको देखना चाहिए। ठीक है, तो लेट अस ट्राई एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देयर सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन जो है वो मटेरियल कॉस्टिंग से है। प्रिपेयर स्टोर्स लेजर शोइंग प्राइसिंग ऑफ मटेरियल इश्यूज ऑन रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। अभी हमने पहले कभी नहीं किया रिप्लेसमेंट प्राइस बेसिस। रिप्लेसमेंट प्राइस मतलब जिस दिन हम इशू कर रहे हैं उस दिन अगर वो रॉ मटेरियल रिप्लेस करना है नए मटेरियल से तो कितना पैसा देना पड़ेगा। आई विल रिपीट, जिस दिन हम इशू कर रहे हैं उस दिन का प्राइस। एंड इफ यू सी हियर replacement price is given to us, so it will be given, we have to use this at the time of issue. opening balance दिया है 400 into 4, so ये opening balance हो गया। 100 रिसीव किया है at 4.1, तो जैसे वेटेड एवरेज में करते हैं 400 में 100 ऐड कर दिया और आपके 1600 में 410 ऐड कर दिया एंड दिस 2010 डिवाइड बाय 500 आपका रेट आ गया। अभी 15 मार्च को हम 300 यूनिट्स इशू कर रहे हैं, तो 15 मार्च का रिप्लेसमेंट प्राइस दिया हुआ है 4.2। सो इन इशू व्हेन वी आर इशूइंग 300 क्वांटिटी द रेट विल बी 4.2 व्हिच इज द रिप्लेसमेंट रेट। तो यही मेजर चेंज है, बाकी सब सेम है बेटा। ये जो इशू प्राइस है वो इशू प्राइस ना फीफो से होगा ना वेटेड एवरेज से होगा। इशू प्राइस विल बी द रिप्लेसमेंट प्राइस व्हिच इज गिवन इन द क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो बाकी का सोल्यूशन यहाँ पे है, एक बार आप गो थ्रू करिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेबर। ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। A manufacturer introduces a new machinery into his factory with the result that production per worker is increased. तो वो चाहता है कि नया मशीनरी अगर इंट्रोड्यूस किया है तो पर वर्कर जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बढ़ जाए। वर्कर्स आर पेड बाय रिजल्ट। बाय रिजल्ट का मतलब अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो उनका पगार बढ़ जाएगा। एंड इट इज अग्रीड फॉर एवरी 2% इंक्रीज इन एवरेज इंडिविजुअल आउटपुट एन इंक्रीज ऑफ 1% ऑन द रेट ऑफ वेजेस विल बी पेड। तो प्रोडक्शन जितने से बढ़ेगा पर वर्कर उसका आधा उनको बोनस के तौर पे दिया जाएगा। At the time machinery is installed, selling price of the product falls by 1/3%, 8.33%. Show the net saving in production cost which would be required. अब नया मशीनरी डाल रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोडक्शन कॉस्ट कम होना चाहिए to offset the losses expected from the turnover and bonus paid to worker. तो एक तो हमारा नुकसान है कि हम एक्स्ट्रा बोनस दे रहे हैं और दूसरा हमारा नुकसान है कि सेलिंग प्राइस कम हो रहा है। तो इन दोनों को ऑफसेट करने के लिए प्रोडक्शन कॉस्ट अगर कम होगा ओनली देन इट विल बी फीजिबल फॉर अस टू बाय अ न्यू मशीनरी। तो कितने से कॉस्ट बढ़ने वाला है यानी कि बोनस एंड कितने से सेलिंग प्राइस कम होने वाला है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें। तो पहले पीरियड में 175 वर्कर्स थे और 16,800 आर्टिकल्स बनाए। So if you divide 16,800 by 175, you will get 96 units that one worker is producing. इधर है 96। सेकेंड पीरियड में वर्कर घटा दिए बेटा, 175 के 125 कर दिए और प्रोडक्शन हो गया 14,000। तो 14,000 डिवाइड बाय 125 करूंगा तो 112 आता है। तो पहले एक वर्कर 96 बनाता था, अभी 112 बना रहा है। तो कितने से बढ़ा? 16 यूनिट से उनका आउटपुट बढ़ गया। तो 16 by 96 into 100 यानी उनका जो आउटपुट है वो 16 by 2/3% से बढ़ा है। हमको यहाँ पे फॉर एवरी 2% चाहिए, तो 16 by 2/3% का हाफ होता है 8 by 1/3। तो इतना परसेंट हम उनको बोनस देंगे फॉर एवरी 2%। तो 1% है तो 16 का हाफ करेंगे ना,
8/1/3 इतना बोनस मिलेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा एक कैच है कि जो वेजेस का सिस्टम है वो उन्होंने बताया नहीं है, वेदर इट इज पीस रेट या टाइम रेट। तो जो आंसर किया है वो टाइम रेट के हिसाब से किया है, यानी कि पहले पीरियड में 33,600 वेजेस पे किया है फॉर 175 वर्कर्स। तो फॉर 125 वर्कर्स वेजेस कितना होगा, ऐसे इधर किया 33,600 इंटू 125 डिवाइड बाय 175। सो नॉर्मली वेजेस होगा 24,000, पर क्योंकि हम इतना बोनस देंगे तो 24,000 का 8/33% 2,000 रुपीज हम बोनस देंगे उनको। अच्छा, सेलिंग प्राइस दो तरीके से गिना जा सकता है, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 75,600 डिवाइड बाय 175 इंटू 125। अगर सेलिंग प्राइस कम नहीं होता है तो आपका सेल्स होगा 63,000, बट 63,000 तो होगा नहीं बिकॉज 8/33% से कम हुआ है। तो डिक्रीज इन सेल हुआ आपका 5250 और इंक्रीज इन बोनस हुआ 2000, यानी कि 7250 से आपका प्रोडक्शन कॉस्ट सेव होना चाहिए, देन इट विल बी फीजिबल फॉर यू टू बाय न्यू मशीन। थर्ड क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन भी लेबर का है। इन अ फैक्ट्री बोनस टू वर्कमैन इज पेड अकॉर्डिंग टू रोवैन। रोवैन मतलब इन द रेशियो ऑफ टाइम saved upon time allowed. Time allowed is 40 and normal rate is 1.25 per hour. Factory overhead is 50 paise per hour. Factory cost यानी क्या बेटा, material plus wages plus overhead. Is this the cost of material is 100? Calculate hours of time taken by workman. अभी एक्चुअली कॉस्टिंग का सम नहीं है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा सम है, बट फिर भी देख लेते हैं फटाफट। लेट टी बी द टाइम टेकन। तो वेजेस कितना होगा 1.25 इंटू टी प्लस 40 माइनस टी विल गिव यू टाइम सेव्ड अपॉन 40 इंटू टाइम टेकन दैट इज टी इंटू 1.25। तो ये आपका अर्निंग्स है, इसको उन्होंने एक्सपैंड किया है और ये फाइनली इक्वेशन आया है। अब मटेरियल प्लस वेजेस प्लस ओवरहेड इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। मटेरियल 100 दिया हुआ है, वेजेस ये हमने कैलकुलेट किया और ओवरहेड्स इज इक्वल टू फैक्ट्री कॉस्ट। 40 का एलसीएम लिया है और 40 को राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई किया। तो फाइनली ये एक इक्वेशन आ रहा है आपका टी स्क्वायर इज दिस, और इसको आप ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे माइनस बी प्लस और माइनस, ये फॉर्मूला है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूला से इसके रूट्स फाइंड आउट किए हैं 4ac। तो इसके रूट्स आ रहे हैं 66 और 30। अब 66 तो हो नहीं सकता है क्योंकि टाइम अलाउड ही 40 है, तो टाइम टेकन इज ऑफ कोर्स लेस देन 40, तो टाइम टेकन इज 30 आवर्स। दैट इज द फाइनल आंसर। ओके, ये भी एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन है बट कंपैरेटिवली सिंपल है, बट ऐसा सम किया नहीं था, सो आई थॉट ऑफ जस्ट ब्रशिंग इट क्विकली। ग्रॉस पे 10,30,000 है व्हिच इंक्लूड्स आइडल टाइम। अब दे हैव नॉट मेंशन्ड ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल है, तो जैसे आप नीचे देखो यहाँ पे अज्यूम किया है कि ये एबनॉर्मल है। तो एबनॉर्मल आइडल टाइम है तो वो हमारा एम्प्लॉय कॉस्ट नहीं होता है, उसको हम कॉस्टिंग पीएनएल में डायरेक्ट डेबिट करते हैं। तो आपका नॉर्मल कॉस्ट हुआ 10,05,000। Accommodation provided free of cost. This accommodation is owned by employer. So depreciation is a cost which is 1 lakh. Then maintenance 90,000 which is a cost. Municipal tax 3,000 which is also a cost for maintaining the premises. So 1,93,000 is the cost. Employer contribution to provident fund which includes a penalty of 2,000. Yeah, again 2,000 ये abnormal है, can't be added as employee cost, but will be added separately to costing P&L. तो हमारा employer contribution हुआ 98,000, 1 lakh minus 2, that is 98. Employees contribution, it is not the cost of the employer, hence it has to be ignored. तो total आपका employee cost हुआ 12,96,000. ये notes लिखना जरूरी है बेटा।
ये भी एम्प्लॉय कॉस्ट का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के लिए पूछ सकते हैं। इधर नीचे एक आइटम था जो मैंने मिस कर दिया, कैलकुलेट एम्प्लॉय कॉस्ट वाज द लाइफ, दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन। तो मटेरियल कॉस्ट तो हम इग्नोर करेंगे, सैलरीज 15 lakhs ये इंक्लूड करेंगे। देन एम्प्लॉय ट्रेनिंग कॉस्ट, ये एम्प्लॉय कॉस्ट में इंक्लूड नहीं किया जाता है, एम्प्लॉय को ट्रेन कर रहे हैं, सो दिस इज ट्रीटेड एज ओवरहेड्स एंड नॉट वेजेस, तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट में नहीं आएगा। परक्विजिट एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया 4.5 लाख। आपको पता है टैक्स में हम एम्प्लॉय से कुछ पैसे रिकवर कर सकते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है रिकवरेबल अमाउंट फ्रॉम एम्प्लॉय इज 35। सो हमारा नेट कॉस्ट कितना हुआ 4,15,000, 450 में से 35 माइनस किया। कंट्रीब्यूशन टू ग्रेजुएटी फंड इज सर्टेनली आवर कॉस्ट 4 लाख रुपया। लीज रेंट फॉर अकोमोडेशन, लास्ट क्वेश्चन में अकोमोडेशन एम्प्लॉयर का था, यहाँ पे लीज पे लिया हुआ है, सो 3 लाख आपका कॉस्ट है। फेस्टिवल बोनस आपने दिया, दैट इज ऑल्सो योर कॉस्ट। अनएमोर्टाइज्ड अमाउंट ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट रिलेटेड टू डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, तो अब ये एबनॉर्मल कॉस्ट है, ये नॉर्मल एम्प्लॉय कॉस्ट का हिस्सा नहीं आएगा, इसको सेपरेटली शो करेंगे, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। स्पेशल सब्सिडी रिसीव्ड फ्रॉम गवर्नमेंट टुवर्ड्स एम्प्लॉय सैलरी, सो जैसे कि आप जानते हैं किसी एग्जाम्पल कॉलेज के टीचर्स हैं, तो कॉलेज के टीचर का पगार ट्रस्ट पे करता है, बट गवर्नमेंट की तरफ से उसमें से कुछ पैसे उनको वापस मिल जाते हैं, सो इट्स अ सब्सिडी व्हिच दे गेट। सो टू दैट एक्सटेंट ट्रस्ट का पैसा उनका कॉस्ट कम हो जाता है, तो 2,75,000 हम माइनस करेंगे एंड द नेट अमाउंट इज माय एम्प्लॉय कॉस्ट। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ओवरहेड्स का है। Your company uses a historical cost system and applies overheads on the basis of predetermined rates. Following are the figures from the trial balance. Manufacturing overhead, तो ये जो अमाउंट है डेबिट साइड पे वो ओवरहेड इनकर्ड है, और ये क्रेडिट साइड पे वो ओवरहेड्स अप्लाइड यानी कि एब्सॉर्ब्ड। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपका है अंडर एब्सॉर्प्शन। अंडर एब्सॉर्प्शन मतलब लॉस होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग का फिगर कम है, और ये सारी कॉस्ट्स हैं WIP, फिनिश गुड्स और COGS की। ये ट्रायल बैलेंस टैलीड नहीं है, ये तो एक एक्सट्रैक्ट हमें दिया गया है। गिव 2 मेथड्स, और आंसर में इन्होंने 3 मेथड्स दिया हुआ है फॉर डिस्पोजल ऑफ अंडर एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स। तो ये जो 60,640 है उसको कौन से 3 मेथड से हम डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं एंड शो प्रॉफिट इम्प्लीकेशन। तो पहला है, अगर हम इसे एबनॉर्मल ट्रीट करते हैं तो एंटायरली इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कॉस्टिंग P&L में डेबिट कर सकते हैं, इन दैट केस प्रॉफिट विल डिक्रीज बाय 60,640। दूसरा तरीका जो दैट्स नॉट अ साउंड मेथड, but what has been mentioned here is that it can be carried forward to the next accounting year, and in that case there will be no effect on profit. तो we can say ये कोई actually कोई मेथड नहीं है, because कैरी फॉरवर्ड करते नहीं है। एग्जाम में अगर आपको लिखना है तो आप फर्स्ट और थर्ड लिख सकते हो। थर्ड, अप्लाई सप्लीमेंट्री ओवरहेड रेट, ये सब हमने किया हुआ है ऐसा, पर यहाँ पे आप देखो तो यूनिट्स का इंफॉर्मेशन नहीं है, कितने यूनिट्स बनाए, तो फिर सप्लीमेंट्री रेट कितना इंटरेस्टिंग तरीके से कैलकुलेट किया है, इन सब का टोटल किया है और टोटल कॉस्ट निकाला है। टोटल कॉस्ट है 12,12,800 एंड अंडर एब्सॉर्प्शन है 60,640। तो एवरेज 5% आपका सप्लीमेंट्री रेट है, यानी कि 5% से ये सारी की सारी कॉस्ट बढ़ जाएगी, 1 2 3 सारी कॉस्ट जो है 5% से बढ़ जाएगी और ये रिवाइज्ड कॉस्ट हो जाएगी। So again in this method, because of supplementary rate, this cost will increase and finally your profit will reduce because of that. Okay. Next question again absorption का है। Ganges Printing Company has 3 operating departments: printing and binding, lithography and engraving. ये 3 अलग-अलग departments हैं। The company has a job order cost system using a single predetermined expense rate. Management has been made aware of the deficiency of using such a rate and is now interested in departmentalizing factory overhead. इसका मतलब हर एक डिपार्टमेंट का अलग-अलग ओवरहेड रेट होगा rather than a fixed rate for all of them. यहाँ पे पहले क्या था, सिंगल प्री डिटरमाइंड रेट था तीनों के लिए, तीनों डिपार्टमेंट। अब बोल रहे हैं नहीं ऐसा नहीं चाहिए, हमें डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग रेट चाहिए।
तो डिपार्टमेंट 1 has 3 similar machines representing a large investment and calling for high repairs and depreciation. Department 2 has workers perform similar tasks and are therefore paid at same hourly wage. Department 3, however, has several classes of workers, each group being paid, ये गलत टाइप हुआ है, each group being paid different wage rate, different. क्यों भाई? अलग अलग classes of worker है ना, same rate थोड़ी देंगे. So estimated factory overhead and production cost data are as follows: printing and binding, lithographing, engraving. Factory overhead rupees में दिया है, direct labor hours दिया है, direct labor cost दिया है और machine hour. तो थोड़ा कॉमन सेंस से सोचें तो 3 डिपार्टमेंट है और 3 कैटेगरी दिख रही है, तो हर एक के लिए एक एक कैटेगरीज होगा. पूछा क्या है? एन एनालिसिस टू एडवाइज मैनेजमेंट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ रेट्स टू बी यूज्ड इन 3 डिपार्टमेंट्स. तो पहला इधर आंसर है ये राइट हैंड साइड पे, इट इज अप्रोप्रिएट टू यूज मशीन आवर्स. क्यों भाई? क्योंकि ये मशीन इंटेंसिव है और हाई रिपेयर्स वगैरह लगता है और हाई इन्वेस्टमेंट है. तो 40,000 रुपया फैक्ट्री ओवरहेड है और मशीन आवर 20,000 है, तो 1 घंटे का 2 रुपया. ये आपका प्रिंटिंग के लिए रेट हो गया. लिथोग्राफिंग में कह रहे हैं कि सारे वर्कर सिमिलर क्लास के हैं और उनका रेट भी सेम है, तो इनका जो रेट है वो 68,750 डिवाइड बाय 20,000 कर सकते हैं. तो पर आवर, पर डायरेक्ट लेबर आवर रेट मिलेगा 3.43. एनग्रेविंग में वो कह रहे हैं कि वर्कर्स के जो आवर्स हैं मतलब उनको जो रेट दिया जा रहा है वो अलग अलग है, तो आवर्स इतने मायने नहीं रखते हैं, कितने पैसे दे रहे हो वो मायने रखते हैं. तो 1,20,000 और 80,000 का रिलेशन दोनों रुपीस में है, तो परसेंटेज मिलेगा. तो 120 इज 1,20,000 इज 150% ऑफ 80,000. तो थर्ड डिपार्टमेंट में आपका जो ओवरहेड रेट होगा वो 150% होगा ऑफ व्हाट? ऑफ डायरेक्ट वेजेस. ठीक है, ये थोड़ा यूनिक सम है, सेल्स ओवरहेड का सम है. A company produced a simple product in 3 sizes A, B, C. Prepare a statement showing selling and distribution expense apportioned over these 3 sizes, applying appropriate basis for such apportionment in each case from the particular indicated. Express the total of the cost so apportioned to each size as cost per unit sold and as a percentage of sales turnover. तो ये दोनों काम एंड में करने हैं, पहले अपॉर्शनमेंट करना है. तो इधर एक्सपेंसेस दिए हैं और उसका बेसिस दिया है, ये आपका अमाउंट है और नीचे कुछ डेटा दिया हुआ है. डेटा अवेलेबल, नंबर ऑफ सेल्समैन, यूनिट्स सोल्ड, नंबर ऑफ ऑर्डर्स, परसेंटेज ऑफ स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट, सेल्स टर्नओवर, वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक फीट पर यूनिट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट. एक फिनिश प्रोडक्ट का यूनिट 5 क्यूबिक फीट जगह ऑक्यूपाई कर लेता है. वॉल्यूम ये 8 और ये 17. ठीक है, अब 1 बाय 1 लिखते हैं. सेल्स सैलरी 10,000 डायरेक्ट चार्ज. डायरेक्ट चार्ज मतलब सेल्समैन के ऊपर डिपेंड है. यहाँ पे लिखा है नंबर ऑफ सेल्समैन 4, 5 और 1 और सबकी सैलरी सेम है, तो 4,000, 5,000 और 1,000. इधर आ गया राइट में 4,000, 5,000, 1,000. सेल्स कमीशन टर्नओवर पे बेस्ड है. टोटल टर्नओवर 2 लाख है और आपका कमीशन 6,000 है, तो 6,000 डिवाइड बाय 2 लाख ये 3% होता है, तो 58,000 और 80,000 और 60,000 का 3%. ये आपका हो गया सेल्स कमीशन. ठीक है, या फिर इस रेशियो में, ये रेशियो निकालने की आवश्यकता नहीं है बेटा, उन्होंने 2 से डिवाइड करके 29, 40 और 31 दिया है, तो नॉट रिक्वायर्ड. आपको हमने शॉर्टकट दिखाया, वो यूज कर सकते हैं. सेल्स ऑफिस एक्सपेंस नंबर ऑफ ऑर्डर्स पे, तो यहाँ पे ऑर्डर्स दिए हुए हैं, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इसके रेशियो में डिवाइड करोगे, सिंपल है. एडवर्टाइजमेंट जनरल सेल्स टर्नओवर पे. एडवर्टाइजमेंट स्पेसिफिक एडवर्टाइजमेंट 22,000 है, उसका परसेंटेज दिया है 30, 40, 30. पैकिंग टोटल वॉल्यूम क्यूबिक फीट प्रोडक्ट सोल्ड, तो हमने 3,400 प्रोडक्ट बेचे हैं और एक का 5 क्यूबिक फीट है, तो 3,400 मल्टीप्लाइड बाय 5, ये क्यूबिक फीट उसका होगा. इधर होगा 4,000 इंटू 8 और इधर आपका होगा
3000 इंटू 17 51। तो आपका जो ये पैकिंग, डिलीवरी और वेयरहाउस का जो कॉस्ट है वो 17:32:51 के रेशियो में डिवाइड होगा। ये रहा 17:32:51, ठीक है। एक्सपेंस क्रेडिट कलेक्शन 1296 नंबर ऑफ ऑर्डर पे, अगेन नंबर ऑफ ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये हमने सारा कॉस्ट एलोकेट कर लिया। अब ये ओवरहेड वाइज, सॉरी प्रोडक्ट वाइज आपको ओवरहेड्स का टोटल मिल गया 16,634, 22,456, 15,302। अब ये पहले पार्ट पे आते हैं, कॉस्ट पर यूनिट सोल्ड पूछा है। तो एक को सेलिंग कॉस्ट इतना हुआ 16,634, आपने बेचा कितना बेटा, कितना यूनिट बेचा, 3,600, 3,400, तो एक यूनिट का कितना, दिस अपन दिस करोगे तो आ जाएगा 4.89। ये इंटू 100 यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, 16,634 डिवाइड बाय 3,400 तो 4.89। सो ये इंटू 100 को आप इग्नोर करना, ये यहाँ पे गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है। इस सब में ये थोड़ी ना परसेंटेज है बेटा, पर यूनिट है। हाँ अच्छा, इधर परसेंटेज है, परसेंटेज ऑन सेल, तो परसेंटेज ऑन सेल कैसे निकालोगे, इतना कॉस्ट है डिवाइड बाय ये सेल्स है। सेल्स कहाँ पे है, देखो 58,000 दिया है सेल्स, ये रहा, तो 16,634 रुपया 58,000 का कितना परसेंट, तो दिस अपॉन 58 इंटू 100 ये आया आपका 28.67। ये दोनों भी परसेंटेज में है बेटा, तो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन नहीं था और था भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जॉब कॉस्टिंग के साथ साथ उन्होंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मिक्स किया है। सारे वेरिएंसेस हमारे नॉर्मल मेथड से नहीं कैलकुलेट करना है, पर बजट और एक्चुअल का जो डिफरेंस है उसको वेरिएंस ट्रीट करना है। ओके, लेट्स रीड। Prepare cost sheet for an engineering company which produces standard component in batches of 1,000 pieces. तो एक साथ 1000 पीस बना रहे हैं। A batch passes through 3 processes: foundry, machining and assembly. Material used for a batch number 001, ये काम करनी है। Foundry 1,300 tons at 50, of which 50 tons were sent back to stores. यानी कंज्यूम कितना किया बेटा, 1300 में से 50 वापस आ गए, तो 1250 टन कंज्यूम किया और 1 टन का 50 रुपया, तो एक्चुअल खर्चा हुआ आपका मटेरियल का 62,500, ठीक है। फिर अदर डिटेल्स, ये एक्चुअल की डिटेल्स हैं, फाउंड्री, मशीनिंग, असेंबली, डायरेक्ट लेबर और ओवरहेड्स। तो 200 इंटू 10 2000, 100 इंटू 5 100 इंटू 15। फिर लेबर 200 इंटू ये ओवरहेड्स 200 इंटू 15 3000, 100 into 20 2000, 100 into 10,000। तो ये प्राइम कॉस्ट, ये फैक्ट्री ओवरहेड, ये टोटल कॉस्ट, और डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स किया 1000, तो ये कॉस्ट पर यूनिट। ये एक्चुअल का डेटा है पूरा, पहला कॉलम। अब नीचे क्या बोल रहा है, अ कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल कॉस्ट विथ एस्टिमेटेड कॉस्ट discloses that material and overhead have exceeded the estimate by 20%। तो अब इसका मतलब है अगर ये 100 है, एस्टिमेटेड अगर 100 है, तो एक्चुअल 120 है, ठीक है। तो एस्टिमेटेड का फिगर निकालने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, और इनडायरेक्टली इफ दिस इज 120 देन हाउ मच इज 100, सो 62,500 डिवाइड बाय 120% अगर कर दोगे तो ये आ जाएगा 52,083। तो आपने सोचा था ये, सोचा था क्या और क्या हो गया, तो दोनों का जो डिफरेंस है 10,417, ये आपका एडवर्स वेरिएंस है। फिर ये जो बात बोली थी 120 वाली, वो मटेरियल और ओवरहेड के लिए थी, तो ये जो सेम लॉजिक है 120 और 100 वाला, वो इन तीनों के लिए भी अप्लाई होगा। 3000 डिवाइड बाय 120% करोगे तो ये आ जाएगा तीनों फिगर्स, ठीक है। और ये देख सकते हैं इन तीनों में भी एडवर्स वेरिएंस है, जैसे इसमें एडवर्स था वैसे। आगे बढ़ता हूं मैं। Whereas estimated labor cost is 10% more than actual। तो यानी अगर लेबर कॉस्ट 100 है एक्चुअल, तो एस्टिमेटेड 110 है, ऐसे बोल रहे हैं वो। तो हमारे पास ये लेबर 2000 है, तो एस्टिमेटेड 2200 है, तो 200 का फायदा हुआ, 500 550 50 का फायदा हुआ, 1500 1650 150 का फायदा हुआ, और ये सबको एडलेस करके नेट आ जाएगा आपका नेट
मतलब टोटल एस्टिमेटेड आ जाएगा और टोटल वेरिएंस एक्चुअल आ जाएगा और ये पर यूनिट निकाल सकते हो। ये एडवर्स और फेवरेबल ध्यान से प्लस माइनस आपको करना हो। इसके अलावा ये डिस्टिंक्शन है जॉब एंड प्रोसेस का। सो आप पढ़ोगे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग। और ये डिस्टिंक्शन है मार्जिनल और एब्सॉर्प्शन का। आई एम श्योर इसमें से कुछ तो थियरी क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो कुछ और डाउट्स अगर बचते हैं तो डू टेक्स्ट मी, आई विल definitely give you the solution as early as possible. All the best for the exam. Do well.